एशिया में आने वाला है 1970s जैसा ऑयल शॉक। ये क्राइसिस सब कुछ बदल देगा। बता दें 1970s में जब ऑयल क्राइसिस आया था तो दुनिया को लगा था कि सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन रियली यूरोप का पूरा एनर्जी सिस्टम ही बदल गया था। और अब वही कहानी एशिया में रिपीट होने वाली है। इस बार इम्पैक्ट भी बड़ा हो सकता है। इंडिया, जापान, कोरिया सब रिस्क में है। बता दें 1973 और 1979 के ऑयल शॉक के टाइम एक्सपर्ट्स का मानना था कि ऑयल डिमांड स्टेबल रहेगी, इंपोर्ट स्टेडीली बढ़ेंगे। लेकिन हुआ क्या? ऑयल प्राइसेस 7x यानी 7 गुना तक बढ़ गए और यूरोप ने गेम ही चेंज कर दिया। फ्रांस ने न्यूक्लियर एनर्जी अडॉप्ट कर ली, यूके ने नॉर्थ सी गैस पर शिफ्ट कर लिया, जर्मनी ने रशिया से गैस पाइपलाइन बना ली और रिजल्ट क्या रहा कि गैस कंजम्पशन डबल हो गया और ऑयल डिमांड 20% तक गिर गया। इंपोर्ट्स 30% कोलैप्स तो हो गए। अब एशिया पर भी इसी तरह का खतरा मंडरा रहा है। आज सिचुएशन काफी सिमिलर है, लेकिन इस बार इसका एपिसेंटर होने वाला है एशिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने वाला 80% ऑयल एशिया जाता है। रीजन ऑलरेडी एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंट है और डिपेंडेंसी हर साल सिर्फ बढ़ ही रही है। कंट्रीज की रियलिटी तो देखिए, जापान एंड साउथ कोरिया ऑलरेडी हाईली डिपेंडेंट हैं। वियतनाम नेट एनर्जी इंपोर्टर बन चुका है। मलेशिया ऑयल रिच होने के बाद भी इंपोर्टर है। इंडोनेशिया 20 साल से इंपोर्ट्स पर हेवीली डिपेंडेंट है। अब इसका असर सिर्फ एक नहीं, कई सेक्टर पे पड़ रहा है, जैसे कि ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। एनर्जी क्राइसिस का सबसे इमीडिएट इम्पैक्ट ट्रैवल सेक्टर पर ही आ रहा है। जेट फ्यूल प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पर है। साउथ ईस्ट एशियन एयरलाइंस ने फ्लाइट्स में लगभग 10 से 15% तक कट कर दी हैं। थाई एयरवेज ने ऑलमोस्ट 2/3 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं और शॉक यहां खत्म नहीं होता। कैथे पैसिफिक ने लगभग $200 सरचार्ज ऐड किया है। एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप अब $800 तक महंगा हो चुका है। इनफैक्ट इंडियन एविएशन कंपनीज ने भी सरकार को रिक्वेस्ट की है कि हम लंबे टाइम तक इस तरह ऑपरेशंस नहीं संभाल पाएंगे, ऑपरेशन रुक जाएंगे, वरना आप प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। और इसका सीधा असर कॉमन आदमी की जेब पर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज में दिख रहा है। फ्यूल क्राइसिस हो रहा है। पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका लगभग 4 दिन पर वीक पे काम कर रहे हैं। फ्यूल बचाने के लिए कम्यूटिंग रिड्यूस हो रही है, इनकम भी कोलैप्स हो रही है। मनीला के ड्राइवर्स की इनकम ऑलमोस्ट 80% तक गिर गई है। कुछ लोग रेंट बचाने के लिए सड़क पर ही सो रहे हैं। बड़े बड़ी कंट्रीज में भी पावर कट हो रहे हैं। पाकिस्तान डेली ऑलमोस्ट 2 घंटे प्लस का पावर कट झेल रहा है। लाहौर जैसे पाकिस्तान के बड़े शहर में 40 डिग्री प्लस पे अभी भी टेम्परेचर बरकरार है। ऐसे में अगर बिजली भी ना हो, कोई राहत भी ना हो, तो लोगों का क्या ही होगा। इनफैक्ट इंडिया भी इसमें पीछे नहीं है। इंडिया भी इस क्राइसिस से पूरी तरह जूझ रहा है। एलपीजी शॉर्टेज हो रही है, इसकी वजह से लंबी कतारें लग रही हैं। लोग इंडक्शन स्टोव के लिए लड़ रहे हैं, उसके ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। एलपीजी कंजम्पशन 13% तक गिर गई है। फार्मर्स भी बहुत प्रेशर में आ चुके हैं। फर्टिलाइजर प्राइसेस क्योंकि बढ़ रहे हैं, यूरिया सप्लाई डिसरप्ट हो चुका है और फ्यूचर फोरकास्ट भी साफ साफ अच्छा नहीं दिख रहा है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ का 70% एशिया से आएगा। एलएनजी डिमांड ग्रोथ भी मोस्टली एशिया ही ड्राइव करेगी। यूरोप का ऑयल डिमांड 1970s के बाद कभी रिकवर हो ही नहीं पाया और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस प्रोलॉन्ग रहा तो एशिया में भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। एनर्जी मिक्स परमानेंटली चेंज हो सकता है। फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी टूट सकती है। ईवीज और रिन्यूएबल्स अग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं। ये सिर्फ एक टेम्पररी ऑयल स्पाइक नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट का स्टार्टिंग पॉइंट भी बन सकता है। जैसे 1970s ने यूरोप को बदला था, वैसे ही साल 2026 एशिया का फ्यूचर रीडिफाइन कर सकता है। अब देखना यह है कि कितने समय तक ये वेस्ट एशिया वॉर चलती है और इस वॉर के चलते
बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स एंड बड़ी कंट्रीज लाइक इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आपका क्या मानना है? आपके क्या व्यूज़ हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं।